हिंदी साहित्य की अनमोल, उत्कृष्ट और यादगार कहानियों के चैनल में आज आप सुनेंगे देश की प्रमुख लेखिकाओं में से एक उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी मुक्ता और शशि। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। उषा प्रेमवदा जी हिंदी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण और सशक्त लेखिका हैं। प्रस्तुत है मेरी आवाज़ में उनकी कहानी मुक्ता और शशि। अगर माँ हमेशा ये शिकायत करती कि मैं मुक्ता को शशि से ज़्यादा चाहता हूँ तो उनका आरोप झूठ नहीं था, पर मैं हमेशा इस बात को हंसकर टालता आया था। मैं जानता था कि शशि जहाँ माँ, पापा, बाबा, दादी सबकी दुलारी है, मुक्ता अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और मातृहीना होने के कारण उसके नाज नखरे उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जब मुक्ता का पत्र आया कि छात्रावास बंद होने पर दशहरे की छुट्टियां वो हमारे यहाँ बिताने आ रही है, मैंने मुदित मन माँ से जाकर कहा, माँ परसों मुक्ता आ रही है। मैंने देखा माँ कुछ विशेष प्रसन्न नहीं लगी। मैंने पापा से कहा, मुक्ता आ रही है। मुक्ता पापा के साथ शतरंज खेलती थी और हमेशा जानबूझकर हार जाती थी और इसलिए पापा मुस्कुराए, बोले, अच्छा है। मेरी ओर एक दृष्टि डालकर माँ ने धीमे से कहा, अच्छा तो है, पर गोविंद सहाय के यहाँ जो आना जाना होगा तो उससे मुक्ता को क्या करना? पापा ने कहा। एक खींची दृष्टि माँ ने उन पर डाली और लंबी सांस खींचकर चुप हो रही। तब मैं समझा, शशि उस साल बीए फाइनल में थी और बाबा दादी का मन था कि जैसे भी हो उसकी शादी इसी साल हो जाए, जिससे एमए पढ़ने का सवाल नहीं उठे। बाबा और पापा दोनों साल भर से वर की खोज में प्राण प्रण से जुटे थे, पर अभी तक सौदा पटा नहीं था। शशि हम 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, फिर भी मैं निरपेक्ष भाव से उसे देख सकता था। नाक नक्श की सादगी को उसका गोरा रंग ढक लेता था, ऐसा रंग जिसकी उपमा कच्चे दूध से दी जाती थी। मामूली कद, नृत्य और संगीत में पारंगत, रेडियो पर अक्सर गाती थी। उसे बढ़ावा दिया जाता था क्योंकि माँ जानती थी कि शादी के समय ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण समझी जाएगी। हाँ, शशि सुंदर कही जाती थी। माँ समझती थी कि उनकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक लोगों का घर के आगे क्यों लगा रहेगा, पर ऐसी बात ना होने पर और ऊपर से साल भर की खोज के बाद वो काफ़ी हताश हो चुकी थी। रिश्तेदारी में किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो उस दिन खाना गले से नीचे न उतरता। सांस भरकर कहती, देवर जी ने तो शशि से छोटी 2-2 लड़कियां ब्याह दी। छोटे दादा भी कुसुम से उद्धार पा गए। ना हमारा सा ठाठ है, ना हमारी सी बेटी। एक बार इसी आशय की बात सुनते सुनते जब मैं ऊब उठा तो एक दिन शांत स्वर में कहा, पर माँ, उन लोगों ने अपनी लड़कियां साधारण खाते पीते लोगों को दी हैं। वे तुम्हारी तरह चोटी के लड़के नहीं ढूंढते कि घर भी बहुत बढ़िया हो, लड़का भी सुंदर हो और काफ़ी कमाता भी हो। तुमने लखनऊ वाला लड़का ये कहकर छोड़ दिया कि वो बहुत काला है और नौकरों की तरह लगता है। माँ भक से जल उठी। अच्छा, तुम्हारे भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग मर जाएं तो जहाँ चाहो वहाँ बहन को धकेल देना। आंगन के कोने से दादी के भी डांटने की अस्पष्ट आवाज़ आई। मैं चुपचाप खिसक गया। इत्तेफाक की बात, शहर के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पापा के सहपाठी निकल आए। आना जाना आरंभ हुआ और बातों बातों में उनकी पत्नी ने बताया कि उनका सबसे छोटा भाई 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया है और अभी तक कुंवारा ही है। इनके जाने के बाद माँ ने शशि को कड़ी ताकीद दी कि जब कभी मिसेस सहाय आया करें तो हमेशा रेशमी साड़ी पहनकर अदब कायदे से उनके सामने निकला करे। बाबा जोर शोर से चिट्ठी पत्री में लग गए। प्रसिद्ध फोटोग्राफर का खींचा शशि का फोटो लेकर पापा गोविंद सहाय की ससुराल के 2 चक्कर भी लगा आए। इसके लिए उन्हें ज़रूरी मुकदमे भी टालने पड़े, पर लड़की की शादी का मामला था। घर के पर्दे बदले गए, सोफ़ों की ओवरहालिंग हुई, शशि को नई साड़ियाँ खरीदी गईं और माँ ने मिसेस सहाय को ये भी जता दिया कि घर में पुरानी मोटर इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि शशि को तो नई मोटर ही दी जाएगी। माँ उन दिनों बहुत प्रसन्न थी। मिसेस सहाय ने, जिन्हें घर में सब लड़के की बहन कहने लगे थे, कुछ घुमा फिरा कर ये प्रकट कर दिया था कि शशि उन्हें काफ़ी पसंद है। फिर माँ को पता चला कि लड़का 20 दिन की छुट्टी लेकर बहन के पास कानपुर आ रहा है। उस दिन घर के 5 बड़ों की कॉन्फ्रेंस हुई
जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें माँ ने ये प्रस्ताव रखा कि लड़के से शादी की कोई बात, कोई जिक्र न किया जाए और उसे हमारे घर आने व मिलने जुलने को प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ वो शशि को देखे और उसके संपर्क में आए। मौका होगा तो सबसे छोटे भाई मीनू के जन्म दिवस के अवसर पर चाय पार्टी करके उसमें शशि के नृत्य का आयोजन भी किया जाएगा। फिर लड़के पर दबाव डाला जाए कि वो शशि से विवाह कर ले। पापा और बाबा काफ़ी सिर हिलाने और खुजलाने के बाद राजी हो गए। पापा तो इसलिए कि वो घर की शांति बनाए रखने के लिए माँ की हर बात मान लेते थे। फिर वो उदार विचारों के भी थे। शशि अगर घर वालों के सामने किसी से मिले जुले तो उसमें उन्हें आपत्ति नहीं थी। दादी ने अवश्य काफ़ी शोरगुल मचाया और अंत में आंसू भरकर अपनी चारपाई पर जा लेटी। पर माँ ने उनके पायते बैठकर नए रीति रिवाजों और शादी में आने वाली नई मुश्किलों पर अत्यंत मीठे स्वर में समझाया और अंत में कहा, लड़कियां कॉलेज जाती हैं, वहाँ भी तो लड़कों से मिलती जुलती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं अम्मा जी। अपनी मुक्ता को ही देखो, लड़कों के साथ पढ़ती है ना। माँ के आगे दादी ने भी हथियार डाल दिए। दशहरा पास आ रहा था। हमारे घर में अभिनय के लिए स्टेज तैयार था। थोड़े दिनों के लिए 2 नौकर और रख लिए गए थे। शशि को ड्राइंग रूम की सारी कुर्सियों के लिए कुशन काढ़ने पड़े थे और 2 घंटे रोज गाने का अभ्यास करना पड़ता था। ऐसे में आ गई मुक्ता, अपनी चमकदार आंखों में उल्लास भरे और होठों पर रह रहकर फूट पड़ने वाली हंसी लिए। उसे स्टेशन लेने में ही गया। सामान उतरवाकर जब हम लोग चले तो गोविंद सहाय और उनकी पत्नी सामने पड़ गए। उनके साथ मिसेस सहाय का भाई श्रीकांत भी था, जो उसी ट्रेन से आया प्रतीत होता था। गोविंद सहाय ने कहा, श्रीकांत, ये मेरे मित्र लक्ष्मी नारायण एडवोकेट का लड़का है और ये हैं श्रीकांत। श्रीकांत मुस्कुराया। उसकी आंखों के पास छोटी छोटी सिकुड़नें पड़ गई थीं। मुक्ता मेरे पीछे खड़ी आंख फैलाए उन लोगों को देख रही थी। मैंने उसे आगे करते हुए कहा, ये मेरी ममेरी बहन है मुक्ता, एमए फाइनल में पढ़ रही है। फिर थोड़ी शिष्टाचार की बातों के बाद हम लोग अलग हो गए। रास्ते में मैंने चाहा कि मुक्ता को श्रीकांत के बारे में बता दूं, मगर उसकी अनवरत बातों की झड़ी में मुझे अवसर ही न मिला। घर पहुंचकर मुक्ता ने पाया कि माँ उसके आने की हलचल सुनकर भी सारा काम छोड़कर बाहर नहीं निकली और शशि भागती हुई आकर उससे लिपट नहीं गई। मुक्ता अंदर गई, जहाँ माँ अलमारी से धुले कपड़े निकाल रही थी। आ गई मुक्ता? माँ ने चिकन की धोती उलट पलट कर देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ में कोई उत्साह नहीं था। मुक्ता उलझी सी उन्हें देखती रही, फिर पूछा, शशि कहाँ है बुआ? अपने कमरे में होगी। माँ ने उसकी तरफ पीठ करके कपड़ों के ढेर में से एक ब्लाउज खींचते हुए कहा। मुक्ता ने आहत आंखें उठाकर मुझे देखा और फिर शशि के कमरे में चली गई। उसे देखकर शशि ने तानपूरे पर उंगलियां चलाना रोक कर बैठे बैठे कहा, आ गई जीजी। मुक्ता ने बैठकर कहा, बड़ी प्रैक्टिस हो रही है, रेडियो पर प्रोग्राम है क्या? मेरी तरफ देखकर शर्म से लाल होते हुए शशि ने कहा, नहीं तो यूं ही, और सामने रखी कॉपी के पृष्ठ पर उंगली फेरने लगी। उसकी मुद्रा कह रही थी कि आप आ गई हैं तो बैठिए, वैसे मुझे बहुत काम है। मुक्ता कुछ देर उसे देखती रही, फिर उठती हुई बोली, चलो दादा तुम्हारे कमरे में चलें। मेरे कमरे में पहुंचकर उसने मुझसे पूछा, दादा कहीं तुम भी तो व्यस्त नहीं हो? फूफा जी तो कचहरी गए होंगे। मैं मन ही मन शशि और माँ पर उबल रहा था। इतने में मेरा प्रिय कुत्ता बाबर दौड़ता हुआ आया और अगले पैर मुक्ता के घुटनों पर रखकर जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा। मैं मुक्ता की तरफ पीट कर खिड़की से बाहर देखने लगा, जिससे वो अपनी छलछलाई आंखें चुपचाप पहुंच सके। गोविंद सहाय को सपरिवार चाय का निमंत्रण 2 दिन बाद के लिए भेज दिया गया। ये 2 दिन मुक्ता ने दादी को रामायण सुनाकर काटे। रात को पापा के साथ शतरंज खेलती थी और बहुत ऊबने पर मेरे पास आ जाती थी। इन 2 दिनों में एक बार भी माँ उसके पास आकर नहीं बैठी, न उसके बालों पर हाथ फेर कर दुलार किया, न शशि ने उसके पलंग पर लेट कर मचल कर कहा, जीजी यूनिवर्सिटी के हाल सुनाओ। जब निमंत्रण वाले दिन शशि के लिए भारी सी मैसूर जॉर्जेट की साड़ी माँ ने निकाली तो मुक्ता ने कहा, हाय बुआ, मैं तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं लाई हूँ, मैं क्या पहनूंगी? माँ ने बड़ी मिठास से कहा, रानी बेटी तुम्हें तो आज थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी, ज़रा चौके में देखना पड़ेगा कि काम ठीक से हो, नौकर तो मरे ऐसे ही हैं। मुक्ता झट से राजी हो गई।
मैं सब कर लूँगी बुआ, तुम फिक्र ना करो, तब मेरा सादी धोती में ही काम चल जाएगा। मैं चुप रहा, पर माँ ने मेरा चेहरा देखकर जान लिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा है। मुक्ता के जाने के बाद मुझे समझाया गया, खाने की कुर्सियाँ तो 8 ही हैं ना, 4 हम लोग हैं, 5वें पापा, 3 वे लोग आएंगे, मुक्ता के लिए जगह कहाँ है। मैं तब भी चुप रहा। शाम तक तैयारियां हो गईं। शशि को माँ ने 3 बजे से ही तैयार होने को कह दिया था। मुक्ता जगन और केवल को लेकर प्लेटें धुलवाने और मेज़ ठीक करवाने में व्यस्त थी। बीच बीच में चौके में भी झांक जाती थी। दादी चौके में मूढ़े पर आसीन थीं। 4:45 पर उन्होंने कहा, मुक्ता हाथ मुंह धोकर जरा आदमी बन जा, चुड़ैल सी बाल खुले घूम रही है। तब मुक्ता दबे पांव ड्राइंग रूम में आई, जहां माँ छोटी छोटी चीज़ें उलट पलट रही थीं। कभी गुलदस्ते के फूल ठीक करती, कभी पर्दा खींचती, फिर कभी समेट देती। मुक्ता ने कहा, बुआ, शशि को गहरी कत्थई साड़ी बेकार पहनाई, इस वक्त तो हल्के रंग चलते हैं। माँ कुछ झुंझला गई। मुक्ता, गोरा रंग तो गहरे रंगों में ही चमकता है। एक क्षण चुप रहकर मुक्ता ने पूछा, बुआ, क्या कोई शशि को देखने आ रहा है? उसी क्षण पोर्टिको में गोविंद सहाय की मोटर रुकी और मुक्ता अंदर भाग गई। श्रीकांत देखते ही माँ को भा गया। उसका सहज आचरण, हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व था ही ऐसा। चाय की मेज पर शशि माँ के पास बैठी, इतनी दूर कि श्रीकांत उसे देख भर सकता था। बात करने के लिए बीच में गोविंद सहाय, बाबा और माँ की दीवार पार करनी पड़ती थी। चाय समाप्ति पर थी। अचानक मिसेस सहाय ने माँ से कहा, आपकी एक भतीजी आई हुई है ना, वो कहाँ है? माँ ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर कहा, उससे बहुत कहा पर वो बाहर आई ही नहीं, अंदर है। मिसेस सहाय ने मुझसे कहा, जाओ उसे भी बुला लाओ। मैं उठा। माँ अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी। मुक्ता से मैंने कहा, चलो तुम्हें बुला रही हैं। उसने झिझक कर कहा, बुआ नाराज़ तो ना होगी? बुआ क्यों नाराज़ होने लगी पगली, चलो जल्दी से। तुम जाओ, मैं भी आई। कुछ देर में मुक्ता आई। खुले बाल लपेट कर 2 कांटों से अटका लिए थे, पर जूड़ा ढलका पड़ रहा था। साड़ी सफ़ेद चिकन की धोती थी। उसे देखते ही श्रीकांत अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया। बैठिए। अनजाने में हल्की मुस्कुराहट मुक्ता के होठों पर आ गई। आप बैठिए, मेरे लिए कुर्सी आ जाएगी। मैं भी खड़ा था। अपनी कुर्सी पर मुक्ता को बैठने का इशारा कर जगन को एक कुर्सी और लाने को कह दिया। मुक्ता बैठ गई। मेज पर नए प्राणी के आ जाने से बातों का नया दौर चल पड़ा। मुक्ता बीच बीच में कभी माँ और कभी मेरी तरफ देखती जाती। पास बैठे श्रीकांत की बातों का उत्तर उसने हाँ हूँ में ही दिया, पर स्वभाव से वाचाल होने के कारण उसने गोविंद सहाय से खूब बातें की। वो समझ रही थी कि श्रीकांत से उसका ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है। उसकी बातों पर सब हंस रहे थे। माँ के होठों पर मुस्कान जम सी गई थी। शशि नीचे देख रही थी। कभी कभी काजल लगी मोटी आंखें उठाकर मुक्ता को देख लेती थी। अतिथि के विदा होने के बाद मुक्ता ने हुमक कर कहा, बुआ, लड़का बड़ा अच्छा है, उसका और शशि का जोड़ा बड़ा अच्छा रहेगा, बस हो जाए शादी। माँ कुछ पिघली, तू तो भूतनी सी ही सबके सामने चली आई, यह भी ना हुआ कि ठीक से जूड़ा बना ले। मुक्ता मुस्कुराती रही। माँ उस दिन बहुत प्रसन्न थीं। बीच बीच में कह उठती थीं, शशि आज कैसी प्यारी लग रही थी, गुड़िया जैसी। मुक्ता कहती, बुआ, हमारी शशि जैसी लड़कियां होती कहाँ हैं। जब गोविंद सहाय ने हम सबको खाने पर बुलाया तो माँ ने चाहा कि सिर्फ वो और शशि ही जाएं। मुक्ता को 2 दिन से जुकाम था, उसने जाने से इनकार कर दिया। माँ ने चैन की सांस ली। मेरा भी मन जाने को नहीं था और पापा को कोई काम लग गया था। शशि को खूब सजाकर और सबसे अनुमोदन करवाकर माँ उसे लेकर चली गई। मैं भी इधर उधर घूमने चला गया। लौटा तो देखा कि श्रीकांत आया है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीकांत मुक्ता की तरफ देखता हुआ बोला, आज दीदी ने तमाम लोगों को बुलाया है, मैं ज़रा भीड़ भाड़ से घबराता हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ चला आया। मैंने तो बैठते हुए कहा, इसीलिए तो मैं भी नहीं गया। माँ की उपस्थिति का काला बादल वहाँ ना था। हम लोग इधर उधर के तमाम विषयों पर बातें करते रहे। जितना ही ज़्यादा श्रीकांत खुलकर हम लोगों के समीप आता गया, उतना ही बार बार मैं सोचता कि शशि के लिए हमें कोई उससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। मुक्ता की स्निग्ध तरल आंखों में काली पुतलियां मुस्कुरा रही थीं। मुख पर लजाया लावण्य आ गया था। पर उसके जाने के बाद मुक्ता कुछ देर खोई आंखों से बाहर देखती रही।
फिर मंद स्वर में कहा, दादा शशि के लिए बिल्कुल ठीक है। कितने सुसंस्कृत, स्मार्ट, कितने हंसमुख। क्या बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है? हाँ, गोविंद सहाय और उनकी पत्नी शशि को पसंद करते ही हैं। फिर शशि भी ऐसी नहीं कि कोई देख कर उसे नापसंद कर दे। इस बात पर मुक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुशन के ऊपर कढ़े हुए नमूने पर उंगलियां फेरती रही। फिर सोफे से टिककर आंखें बंद करते हुए बोली, दादा मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब सी बेबसी, अजीब सा सूनापन था। माँ का आदेश था कि मैं श्रीकांत से मैत्री बढ़ाऊं और उसे बार बार आने को प्रोत्साहित करूं। शायद उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता न थी, क्योंकि वो प्रायः रोज ही थोड़ी देर के लिए आने लगा था। उसने शशि से ज़्यादा मिलने का प्रयत्न नहीं किया। मुक्ता से भी वो ज़्यादा नहीं बोलता था। बस चाय का प्याला हाथ में लेकर हम सबके साथ बैठने में संतुष्ट जान पड़ता था। जब मुक्ता से बोलता था तो भरपूर आंखों से उसे देखता, पर उन आंखों में अथाह गहराइयाँ होती थीं। शशि को मैंने कभी अपने कपड़ों में इतनी रुचि लेते नहीं देखा था, न मुक्ता को अपने प्रति इतना उदासीन। पहले हमेशा जूड़ा बनाती थी, अब बाल ढीले ही रहते थे। पहले उजले मुंह पर रोली का टीका रहता था, अब वो भी छोड़ दिया था। कपड़े भी हमेशा सादे। कानों में जो बालियां पहने रहती थी उन्हें भी उतार दिया था। अब उसका पीला मुंह विचित्र रूप से सूना सूना मुरझाया लगता। बस तरल काली आंखें चमका करती थीं। पहले की मुक्ता अगर ऐसे रहती तो माँ उस पर हरदम चिल्लाया करती कि जाने कैसी मनहूस लड़की है, कुछ पहनने ओढ़ने का मन ही नहीं होता। यही तो उम्र होती है पहनने ओढ़ने की, फिर क्या बुढ़ापे में श्रृंगार करेगी। कहीं जाते समय शशि कोशिश करती कि वो मुक्ता की तरह के कपड़े पहने, पर अब माँ ने देखकर भी नहीं देखा कि मुक्ता किनारेदार धोती पहनकर अतिथियों के सामने जाती है, जबकि शशि हर वक्त बढ़िया से बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनती है। एक दो बार मैंने हंसी में कहा भी, माँ मुक्ता को तो एक जोगिया धोती रंगवा दो, बैरागिन बन जाए, बगुला भगत कहीं की। मुक्ता धीरे से हंसती। माँ ने कहा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है, वो बड़ी है, समझदार है, जो चाहेगी पहने ओढ़ेगी। क्या मैं शशि का हाथ पकड़कर उससे कपड़े पहनवाती हूँ? मुक्ता को वेश बनाकर घूमना है तो घूमे। माँ की नज़र बचाकर मुक्ता मेरी तरफ देखकर हंसी। उनके जाने के बाद कहा, मन भर गया ना, बड़े हिमायती बने थे मेरे। मैं सोच रहा था कि माँ को हो क्या गया है। जब मैं श्रीकांत के पास जाता तो अक्सर माँ शशि को मेरे साथ लगा देती थी। उससे बार बार मुझसे सहाय मुक्ता के बारे में पूछती हैं। ये जानकर माँ को कभी कभी मुक्ता को भी वहाँ भेजना पड़ता। अगर वहाँ मैं और श्रीकांत भी पहुँच जाते तो मुक्ता तुरंत चुप हो जाती। बात करती भी तो रुक रुक कर, अटक अटक कर, जैसे कुछ गले में फंस गया हो। श्रीकांत शशि से बातें करने लगता तो मुक्ता चैन की सांस ले मिसेस सहाय की ओर ध्यान देती। मुझे लगता कि मैं एक ऐसा नाटक देख रहा हूँ जिसके पात्र अपना स्वाभाविक पार्ट भूल गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें कि दर्शकों को कोई संदेह ना हो। श्रीकांत की छुट्टियां बीती जा रही थीं। माँ घबराने लगी थी। रह रहकर मुझे और पापा को कोसती कि श्रीकांत से अब शशि के लिए स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए। इस बीच कई बार शशि को माँ के आग्रह पर गाना भी सुनाना पड़ा था। श्रीकांत के प्रशंसा करने पर माँ की कल्पना ने एक ऊंची उड़ान ली और उसे भावी जमाता के रूप में देखने लगी। उस दिन मेरे साथ माँ गोविंद सहाय के घर गई थी। मंतव्य था कि मौका पाकर साफ साफ पूछ लेंगी। हम लोग उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे। बात छिड़ गई नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुत्री की, जिसने विरोध के बावजूद अपने सहपाठी से शादी कर ली थी। कितने शर्म की बात है, सिर हिलाते हुए मिसेस गोविंद सहाय ने कहा। मेरी और श्रीकांत की आंखें मिलीं और हम दोनों ने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। इसीलिए तो, माँ ने कहा, मैंने शशि को लड़कियों के कॉलेज में भेजा। मेरी राय नहीं थी कि मुक्ता को यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा जाए। स्वभाव की चंचल है, अकेली रहती है। बोर्डिंग में और लड़कियां हैं, पर कोई देखने वाला, समझाने बुझाने वाला तो नहीं है ना। मैं शंकित हो उठा। माँ ने अपनी बात का प्रभाव देखने को श्रीकांत पर नजर डाली, पर वो निर्विकार भाव से कुर्सी से सिर टिकाए छत के पंखे को देख रहा था। वहाँ हर एक से मिलती जुलती है, साथ सिनेमा जाती है, पिकनिक होते हैं, साथ ही पार्टियाँ देते हैं। मुझे तो कतई पसंद नहीं। भाई साहब को कोई फिक्र ही नहीं है, बड़ी हुई शादी कर दें, पर मुक्ता हर चीज़ में दोष निकालेगी, कोई इसे पसंद ही नहीं आता। माँ, मैंने चेतावनी देते हुए कहा। माँ ने आग्नेय दृष्टि मुझ पर डाली,
पर मीठे स्वर में कहती रहीं। अब कहती है कि एमए करके नौकरी करूँगी, अलग रहूँगी। 5 साल अच्छा खासा कॉलेज में हंगामा मच चुका है। मैंने भाई साहब को लिखा कि इस साल उसे भेजने की ज़रूरत नहीं, पर उन्होंने नहीं माना। इस साल भी वही स्टेज पर नाचना गाना, वही ड्रामों में पार्ट लेना। 10 तरह के आदमी देखते हैं तो 10 तरह की बातें भी करते हैं। श्रीकांत वैसे ही पंखे को देख रहा था। मुझे माँ की बातें सुनना असह्य हो गया था। बोला, बस करो माँ, अब चलोगी नहीं? मिसेस साही की आंखें विस्मय से फैल गई थीं। अच्छा, ऐसी बात? उन्होंने अविश्वास से कहा। बात पर बात चल पड़ी तो कह दिया, आप लोगों से इतना अपनापा है। माँ की बोली न जाने क्यों बड़ी मीठी थी। लाख उससे कहती हूँ कि क्या धजा बनाए है, जरा ढंग से रहा कर। पर वो कहती है, बुआ तुम बीच में ना बोलो। मैं चुप रह गई। कोई और होता, सास या ननद, तो क्या कहता, ऐसी आज़ाद तबीयत। मैं उठकर खड़ा हो गया। श्रीकांत ने पंखे से नज़र हटाकर कहा, चल दिए, और स्वयं भी उठकर मेरे साथ पोर्टिको में आ गया। हम दोनों ही चुप थे। मैं दीवार पर चढ़ी हवा में झूल झूल जाती बोगनवेलिया की लचकीली शाखों को देख रहा था। श्रीकांत दीवार के सहारे टिका खड़ा था। कुछ देर में माँ आई। साधारण शिष्टाचार के बाद हम रवाना हुए। रास्ते में हम लोगों में इतने जोर की कहासुनी हुई कि जब तक हम घर पहुँचे माँ रोने लगी थी। मैं मोटर को गैराज में रखकर जब थका हारा अपने कमरे में पहुँचा तो चिंतित मुक्ता ने पूछा, क्या हुआ दादा, बुआ रो क्यों रही हैं? उन्होंने मना कर दिया? नहीं मुक्ता, उन्होंने मना नहीं किया, पर तुम जाओ, मैं बहुत थका हूँ। खाना? वो और भी परेशान होकर बोली। नहीं खाऊंगा, बस तुम जाओ। मुक्ता चली गई। पता नहीं माँ ने पापा से क्या कहा। दूसरे दिन मुझे बड़ी करारी डांट पड़ी और पापा ने चिट्ठी देकर मुझसे कहा कि मैं स्वयं जाकर उसका जवाब लाऊं। मैं इतना अधिक विद्रोह से भर उठा था कि चिट्ठी वहीं पापा की मेज पर छोड़कर वापस चला आया। बाद में पता चला कि पापा ने जगन से चिट्ठी भिजवा दी थी और उन लोगों ने कुछ दिन बाद उत्तर देने को कहा था। घर में विचित्र सा तनाव था। माँ मुझसे बोलती नहीं थी। मैं भी खाने का नियत समय बिताकर काफ़ी रात को आता और ढका रखा खाना चुपचाप खा लेता। सबसे अधिक परेशान मुक्ता थी। कभी मेरे पास आती, फिर अंदर माँ के पास भागती, पर उसके लाख जिद करने पर भी मैं लड़ाई का कारण न बता सका। 3-4 दिन बाद मैं सिनेमा गया। वहाँ मुझे श्रीकांत मिल गया। फिल्म समाप्त होने पर हम साथ ही साथ बाहर निकले। कुछ दूर जाकर श्रीकांत रुक गया। उसकी आंखें सिनेमा हॉल की झिलमिलाती रोशनी को देख रही थीं। हवा का झोंका आया और हमारे ऊपर से पेड़ों की पत्तियों में मरमर ध्वनि हुई। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक ही श्रीकांत ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अपने पापा से कह दीजिएगा कि मुझे शशि से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। मैं अवाक उसका मुंह देखता रह गया। बाकी बातें तो पिताजी तय करेंगे, उसने आगे कहा। न जाने क्यों मुझे लगा कि वो सच नहीं कह रहा है। श्रीकांत सचमुच शशि से विवाह कर लेगा? पर मुख पर यह पराजय का भाव क्यों है? आंखों में इतना सूनापन, आवाज़ में इतनी थकान। क्या शशि से विवाह करने के विचार में कोई हर्ष या उल्लास नहीं? अच्छा, अब चलूं? नमस्ते कहकर श्रीकांत चल दिया। मैं घर लौटा तो मुक्ता मेरे ही कमरे में थी। मैं थक कर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है मुक्ता, आज श्रीकांत ने मुझसे कहा कि वो शशि से शादी करने को राजी है। वो चौंकी और मुझे स्थिर दृष्टि से देखती रह गई। उसके हाथ कुर्सी पर वैसे ही निश्चल रखे रहे। आंखों में कुछ जला, कुछ बुझा। फिर अपने को साध कर उसने एक लंबी गहरी सांस खींची और धीरे से कहा, बहुत खुशी की बात है दादा। उसका अनिश्चित सा स्वर थोड़ी देर कांप कर चुप हो गया। वो उठी और बाहर चली गई। धीरे से मैं भी दरवाजे तक आया। देखा बरामदे में मुक्ता दोनों हाथों में मुंह छिपाए खड़ी थी। मुक्ता, मैंने धीरे से पुकारा। मुक्ता ने मेरी ओर देखा नहीं। दाहिने हाथ से आंखें पोंछी और बाईं हथेली मुंह पर रखे वो अपने कमरे की ओर चली गई। न जाने क्यों मैं श्रीकांत की बात माँ या पापा से ना कह सका। दूसरे दिन सुबह मुक्ता ने चाय पीते वक्त उसी शाम को घर जाने का निश्चय बताया। पापा ने मना किया, माँ ने भी, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बुआ, मुझे पिताजी से भी तो मिलना है, मैं काफ़ी दिन तो रह ली। माँ ने ज़्यादा आग्रह नहीं किया। मामा को तार भिजवा दिया गया और मुक्ता अपनी तैयारी में लगी। मुझसे एकांत में पूछा, बुआ को बताया नहीं दादा? गले में कुछ फंसता सा निगल कर मैंने कहा,
तुम्हारे जाने के बाद बता दूंगा, जल्दी क्या है। ट्रेन शाम को जाती थी। मैंने दोपहर को श्रीकांत को फ़ोन किया, मुक्ता आज जा रही है। उस तरफ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसने पूछा, कब? मैंने ट्रेन का समय बता दिया। उसने कहा, अच्छा तो मैं स्टेशन पर मिलूँगा। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन कुछ लेट थी। मुक्ता को वेटिंग रूम में बैठाकर मैं बाहर आया तो देखा कि श्रीकांत एक और खड़ा भीड़ में हम लोगों को खोजने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे देखकर उसने पूछा, मुक्ता? वेटिंग रूम में है, मैंने कहा। हम लोग भीड़ से हटकर किनारे हो गए। मैंने कहा, उस दिन मुक्ता के बारे में माँ ने जो कुछ कहा था वो सच नहीं था। श्रीकांत ने दोनों होंठ भींच लिए और खोया सा अपने बालों में उंगलियां दौड़ाता रहा। ट्रेन पौन घंटा लेट है, मैं बोला। मुक्ता वेटिंग रूम में है। श्रीकांत ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। मैं ज़रा बुक स्टॉल तक जा रहा हूँ, और हाँ, मैंने आपकी कल की बात मुक्ता को छोड़कर किसी और को नहीं बताई है। मैं उसके साथ वेटिंग रूम तक आया। दरवाजे पर श्रीकांत ठिठका। एक अनिश्चित सी मुस्कान उसके होंठ के कोने को छू गई, पर उसकी आंखें, उसकी संपूर्ण मुद्रा किसी दृढ़ निश्चय का आभास दे रही थीं। बाएं हाथ की उंगलियां बालों में दौड़ाते हुए दाहिने हाथ से उसने वेटिंग रूम के दरवाजे को धक्का दिया। बाहर खड़े हुए मैंने उसके मंद लेकिन स्पष्ट स्वर को सुना, मुक्ता, मुझे बिना बताए चुपचाप क्यों चली जा रही थी? बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। फिर मुक्ता की अनिश्चित वाणी सुनाई दी, मुझे कहना ही क्या था, पर मुझे तो कहना है, बहुत कुछ कहना है, अपनी सफाई देनी है। मुझे लगा अब मेरा बाहर खड़ा रहना व्यर्थ है। मैं जब बुक स्टॉल की तरफ बढ़ा तो मुझे लगा कि इतने दिनों से जो भारी पत्थर मेरे सीने पर रखा था हट गया है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। श्रीकांत और मुक्ता की शादी में माँ को जाना तो पड़ा, हर्ष भी प्रदर्शित करना पड़ा। आए गए नाते रिश्तेदारों सभी से उन्होंने कहा, देखा कैसा सुंदर, कैसा अच्छा वर ढूंढा है भतीजी के लिए, कैसी अच्छी जोड़ी है। पर ये शब्द स्वयं उन्हें कितनी पीड़ा दे रहे थे ये कुछ ही लोग समझ सके। इसीलिए जब उन्होंने कड़वाहट से मुझसे फिर कहा कि मैं मुक्ता को शशि से ज़्यादा चाहता हूँ तो मैंने चुपचाप सुन लिया। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमवता जी की लिखी हुई कहानी मुक्ता और शशि। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे यह अधिक से अधिक साहित्य प्रेमियों तक पहुंच सके। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।